मिड वीक प्रोडक्शन रिलीज एकदम स्मूथ था। क्यूए साइन ऑफ हो गया था और पाइपलाइंस भी ग्रीन थी। पर 2 दिन बाद जैसे ही ऑप्स टीम ने एडमिन डैशबोर्ड से एक नया फीचर टॉगल किया कन्वीनियंस फी करके, तो उसके बाद प्रोडक्शन में बिलिंग का पूरा मैथ ही बिगड़ गया। सपोर्ट चैनल एक्सप्लोड हो गया। कुछ यूजर्स को डबल प्लेटफॉर्म फी लग रही थी, तो कुछ कॉम्बोज में कन्वीनियंस फी कैलकुलेट ही नहीं हो रही थी। और सबसे मजेदार की बात पता है क्या है? लॉग्स में एक भी क्रैश या एक्सेप्शन नहीं है। सब कुछ 200 ओके चल रहा है, पर बैकएंड का बिजनेस मैथ एकदम गलत हो चुका है। तो यहां से एक बात साफ समझ आती है, दिक्कत कोई कैलकुलेशन या सिंटैक्स बग नहीं था। असली दिक्कत सॉफ्टवेयर डिजाइन में थी, जहां हर नया रूल एक ही कोर फाइल के अंदर जबरदस्ती घुसाया जा रहा था। और इस फीचर के लिए आपने एग्जिस्टिंग बिल कैलकुलेटर डॉट सी एस के अंदर ही एक नया बुलियन फ्लैग ऐड कर दिया था, हैज कन्वीनियंस फी करके। और वहां पर पहले से 4 फ्लैग्स चल रहे थे, पैकेजिंग, डिलीवरी, प्लेटफॉर्म फी और सर्च का। पर जब ये 5वां फ्लैग आता है तो पूरा सेटअप एकदम फ्रेजाइल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नया कन्वीनियंस फी फ्लैग पहले से चल रहे प्लेटफॉर्म फी वाले ब्रांच के साथ ओवरलैप कर गया। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि यहां डेवलपर ने इफ स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर ही इतने गंदे तरीके से लिखा था। और हां, एक बात क्लियर कर देता हूं, ये सेटअप सिर्फ मैं एक लॉजिकल प्रॉब्लम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखा रहा हूं कि कुछ कॉम्बोज में 2 इफ एक साथ चल रहे थे और उसकी वजह से फी 2 बार ऐड हो गई। और कुछ कॉम्बोज में एग्जीक्यूशन का ऑर्डर ऐसा था कि कन्वीनियंस फी कैलकुलेट होने से पहले ही कोड रिटर्न हो गया। ये कोई क्रैश नहीं था, ये गलत मैथ था। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? हर नया फ्लैग आपके टेस्टिंग कॉम्बिनेशन को सीधा डबल कर देता है। 4 फ्लैग्स यानी 2:4, 16 कॉम्बिनेशंस। 5वां फ्लैग आया तो 2:5 मतलब 32 कॉम्बिनेशंस। क्यूए ने स्टैंडर्ड हैप्पी पास तो टेस्ट कर लिए थे, पर बस वही एक ओवरलैपिंग कॉम्बिनेशन मिस हो गया था। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, बिना किसी क्रैश के आपके बिलिंग लेयर्स के अंदर चुपचाप चल रहा है ये। तो अब इस मेस का आर्किटेक्चरल फिक्स क्या है? इस गंदे बूलियन स्पैगेटी के बदले हमें चाहिए रन टाइम अनियन लेयर्स, बिल्कुल एक स्विगी या जोमैटो के बिल जैसा, जहां बेस फूड प्राइस वैसा ही रहता है पर ऊपर से चार्जेस रैप होते चले जाते हैं। आज हम 4 बड़े पैटर्न्स देखेंगे जो इस तरह के स्ट्रक्चरल पेन को सॉल्व करते हैं। और हाँ, एक ऐसा पैटर्न है जिस पर शायद कमेंट सेक्शन में एक सॉलिड टेक्निकल डिबेट हो जाए, सिंगलटन पैटर्न, जिसे लोग कुछ ज्यादा ही यूज करते हैं। तो हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। पहले डेकोरेटर पैटर्न से इस बिलिंग लेयर को कंप्लीटली फिक्स करेंगे, फिर सिंगलटन पर रिसोर्स लाइफ टाइम का असली सच देखेंगे। उसके बाद अडेप्टर से एक्सटर्नल एपीआई को अपने सिस्टम के हिसाब से स्टैंडर्डाइज करेंगे और आखिर में फसाड से पूरा ऑर्केस्ट्रेशन संभालेंगे, हर पैटर्न के साथ सोर्स कोड, लाइव टर्मिनल डेमो और सबसे इंपॉर्टेंट, कब नहीं यूज करना है, ताकि आप यहां से सिर्फ थियरी नहीं बल्कि सॉलिड प्रोडक्शन जजमेंट लेकर जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो 3 पैटर्न्स हम अगले 60 सेकंड में रिवाइज करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने मेजरली 3 डिजाइन पैटर्न्स देखे थे। सबसे पहले हमने बात की थी स्ट्रेटेजी पैटर्न की, जहां पेमेंट इंजन को डायनेमिकली स्वैप कर सकते हैं बिना कोर चेकआउट लॉजिक को छेड़े। नया पेमेंट गेटवे आया मतलब एक नई आइसोलेटेड क्लास चाहिए। उसके बाद आया फैक्ट्री पैटर्न, कोर कोड बेस में न्यू कीवर्ड को हर जगह बिखराने के बदले ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन का पूरा लॉजिक एक सेंट्रल प्लेस पर रख देना। और तीसरा था ऑब्जर्वर पैटर्न, जिसमें हमने देखा कि एक ही कोर मेथड के अंदर एसएमएस, एनालिटिक्स और नोटिफिकेशन का लोड मत डालिए। ऑर्डर स्टेटस बदले तो डाउनस्ट्रीम सब्सक्राइबर्स बैकग्राउंड में अपने आप रिएक्ट करें। इन तीनों पैटर्न्स का सिर्फ एक ही गोल्डन रूल था, चेंज को आइसोलेट कीजिए और चलते हुए टेस्टेड कोड को सेफ रखिए। हमेशा याद रखिए, एक अच्छा इंजीनियर चलते हुए स्टेबल कोड के अंदर कम से कम छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। वो हमेशा पुरानी बाउंड्री के ऊपर नया आर्किटेक्चर बिल्ड करता है। तो इस वीडियो को भी हम सेम उसी फॉर्मेट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्ट्रक्चरल पैटर्न से, जहां हम रन टाइम पर लेयर्स रैप करके बिलिंग इंपैक्ट एरिया को कंट्रोल करेंगे। और इसके लिए हम देखेंगे डेकोरेटर पैटर्न। ये पैटर्न सीधा उस कन्वीनियंस फी वाले मेस को फिक्स करेगा जो अभी हमने ओपनिंग में देखा था, क्योंकि यहां नया चेंज आने का मतलब है एक अलग आइसोलेटेड रैपर क्लास बनाना, ना कि हमारी चलते हुए कोर बिल कैलकुलेटर फाइल में बार बार तोड़फोड़ करना।
गैंग ऑफ 4 की भाषा में कहें तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर डायनेमिकली नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करते चलिए बिना उसकी ओरिजिनल क्लास को टच किए। और इस पैटर्न के लिए मैं कोई लंबी डेफिनेशन या थ्योरी नहीं दिखाऊंगा, सीधा कोड देखते हैं। यहां पर अगर आप कोड देखेंगे तो इसका इंप्लीमेंटेशन हमारे पास C# और टाइपस्क्रिप्ट में है। पर अगर आपको इन दोनों में से कोई नहीं आती तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि डिजाइन पैटर्न किसी लैंग्वेज का मोहताज नहीं है। आपका सिंटैक्स चेंज हो सकता है पर सोचने का तरीका सेम होता है। तो चलिए सबसे पहले हम डेकोरेटर का बिफोर वाला बिल कैलकुलेटर खोलते हैं और इसके कैलकुलेट बिल मेथड को देखिए। यहां पर हमारे पास बेस टोटल है और उसके नीचे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की पूरी लाइन लगी हुई है। अगर पैकेजिंग एक्टिव है तो उसमें 15 ऐड करो, डिलीवरी एक्टिव है तो उसमें 40 ऐड करो, प्लेटफॉर्म फी है तो 5 ऐड करो, सर्च है तो 20 का चार्ज लगाओ और कन्वीनियंस फी है तो 5 और ऐड करो। हर नया प्राइसिंग रोल जोड़ने का मतलब है इसी कोर मेथड में एक और इफ घुसेड़ना और कॉलर सर्विस का सिग्नेचर बदलना। असली दिक्कत तो तब शुरू होती है जब आप रियलाइज करते हैं कि आप नया फीचर नहीं ऐड कर रहे, आप बिलिंग सिस्टम का ब्लास्ट रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं। हर नया बिजनेस रिक्वायरमेंट इसी एक सिंगल फाइल के अंदर कचरा कर रहा है, जिससे अनटेस्टेड कॉम्बिनेशंस का खतरा हर रिलीज के साथ बढ़ता चला जाता है। इसको आसानी से समझने के लिए एक काम कीजिए, अपने फोन पर स्विगी या जोमेटो का बिल ब्रेकडाउन देखिए। सबसे नीचे होता है आपका बेस फूड प्राइस, उसके ऊपर लेयर बनती है पैकेजिंग चार्ज की, उसके ऊपर रैप होती है डिलीवरी फी और सबसे ऊपर आती है प्लेटफॉर्म फी। नोटिस कीजिए आपका फूड प्राइस का कोर लॉजिक कभी नहीं बदला, बस उसके ऊपर रन टाइम पर अलग अलग बिलिंग लेयर्स अपना अपना हिस्सा रैप करती चली जाती हैं। बस यही डेकोरेटर पैटर्न का असली कमाल है। तो चलो इसका फिक्स अब हम कोड में देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कोर कॉन्ट्रैक्ट आई बिल इंटरफेस, जिसमें सिर्फ एक ही मेथड है, टोटल। ये इंटरफेस पूरी चेन का कॉमन लैंग्वेज बन जाता है। बेस बिल हो या कोई रैपर, बाहर से सब आई बिल दिखते हैं। अब बेस बिल देखिए, हमारी बेस बिल क्लास में बिना किसी कंडीशनल फ्लैग के सीधा आइटम्स के ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न करती है। ये हमारे अनियन का सबसे नीचे वाला कोर लेयर है। प्लेटफॉर्म फी डेकोरेटर आई बिल इंप्लीमेंट करती है, पर इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पिछली बिलिंग लेयर का इंस्टेंस इंजेक्ट कर देते हैं। मतलब डेकोरेटर के पास इनर बिल है और टोटल मेथड पहले अपना इनर टोटल कॉल करता है और उसके बाद अपनी फी ऐड करता है। और ऐसे ही हमने हर नए डेकोरेटर में किया। तो पैकेजिंग डेकोरेटर में भी सेम चीज है, डिलीवरी डेकोरेटर में भी सेम। अब हमारे पास जब कन्वीनियंस फी ऐड करने का फीचर आया तो हमने एक नई क्लास बनाई कन्वीनियंस फी डेकोरेटर, और उसमें भी हमने वही पैटर्न रिपीट किया। ठीक है, इसे अब हम टर्मिनल पे चला के देखते हैं। तो इसके लिए इस बार मैं सेलेक्ट करूंगा 4। तो इसके आउटपुट में आप बिफोर और आफ्टर के सेक्शन देख सकते हैं। यहां पर आपको वो वाला लॉग्स भी दिखेंगे जहां प्लेटफॉर्म और कन्वीनियंस फी का ओवरलैप था, और आफ्टर में वैसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यहां एक डिस्क्लेमर है, रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में टैक्सेस, जीएसटी या डायनेमिक सर्च रूल्स इतने सीधे और लीनियर नहीं होते। इस डेमो कोड बेस में हमने जानबूझकर कैलकुलेशंस को काफी सिंपल रखा है ताकि आपको कोर पैटर्न का एक्चुअल स्ट्रक्चर समझ आ सके। ये सिर्फ सीखने के लिए है, इसे किसी लाइव बिलिंग प्लेटफॉर्म का फाइनल प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट मत मान लेना। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े ट्रेड ऑफ की, जिसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में कहते हैं क्लास एक्सप्लोजन। कोड बेस में बहुत सारी छोटी छोटी क्लासेस बन जाती हैं, और कल को जब कोई प्रोडक्शन बग आएगा तो नेस्टेड रैपर चेन की वजह से डिबगिंग का स्ट्रैक ट्रेस काफी लंबा और कंफ्यूजिंग दिखेगा। अगर आपके प्राइसिंग पैरामीटर्स एकदम फिक्स्ड हैं और उनका इवैल्यूएशन ऑर्डर लाइफ में कभी बदलना ही नहीं है, तो बिना किसी डिजाइन पैटर्न के सिर्फ एक साफ सुथरा सिंपल कैलकुलेशन मेथड लिखना ज्यादा ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच माना जाएगा। और चलिए एक बड़ा इंटरव्यू कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। डेकोरेटर और चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देखने में चेन्स की तरह लगते हैं, पर दोनों का कोर इंटेंट बिल्कुल अलग है। डेकोरेटर हर एग्जीक्यूशन लेयर पर रिक्वेस्ट को आगे पास ऑन करते हुए फाइनल आउटकम को मॉडिफाई करता चला जाता है। वहीं चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये डिसाइड करती है कि उनमें से कौन सा एक स्पेसिफिक हैंडलर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और चेन को वहीं रोक देगा। और बस इसी आर्किटेक्चरल चॉइस की वजह से
अगले फ्राइडे जब बिजनेस टीम कहेगी कि नया टैक्स रूल लगाना है, तो आप बिल कैलकुलेटर फाइल को दोबारा खोलोगे नहीं, बस एक आइसोलेटेड नया डेकोरेटर क्लास बनाओगे और चेन में रैप कर देंगे। डेकोरेटर के जरिए हमने रन टाइम पर डायनेमिक लेयर्स चढ़ाना तो सीख लिया, लेकिन अब हम एकदम अलग लेवल की दिक्कत देखते हैं, जहां बिजनेस लॉजिक नहीं बदल रहा बल्कि रिसोर्सेज का लाइफ टाइम मैटर करता है। यानी कौन सा ऑब्जेक्ट पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही बार बनना चाहिए। अब इसके लिए एक रियल सिनेरियो सोचो। फ्राइडे इवनिंग एक डिप्लॉयमेंट हुई। ऑप्स टीम ने एडमिन डैशबोर्ड से पेमेंट गेटवे का यूआरएल चेंज कर दिया, पर हमारी ऑर्डर सर्विस रीस्टार्ट होने तक बार बार वही पुरानी कैश्ड की उठा रही है, क्योंकि वो ऐप config.instance के अंदर लॉक हो चुकी थी। लॉग्स में कोई क्रैश नहीं था, बस गलत गेटवे को साइलेंट ट्रैफिक जा रहा था। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट इशू नहीं था, ये रिसोर्स लाइफ टाइम मैनेज करने की गलती थी। तो चलिए इस रिसोर्स लाइफ टाइम वाले पूरे खेल को थोड़ा डीप में समझते हैं, और इसके लिए आते हैं हम अपने पैटर्न नंबर 5 सिंगलटन पे। वैसे तो ये क्रिएशनल कैटेगरी में आता है, तो आज के फ्लो में थोड़ा ऑड मैन आउट लग सकता है, पर इसका पेन पॉइंट एकदम रियल है। और सच कहूं तो पूरी सीरीज का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक यही है। कभी कभी आपको सच में एक ऐसा शेयर्ड रिसोर्स चाहिए होता है जो पूरे एप्लीकेशन लाइफ में सिर्फ एक बार एलोकेट हो, जैसे डेटाबेस कनेक्शन पूल, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस या कोई हैवी मेमोरी कैश। यहां तक सिंगलटन का कंसेप्ट 100% वैलिड है। लेकिन चलिए सबसे पहले उस स्टैटिक शॉर्टकट को देखते हैं जहां से यह फ्राइडे डिप्लॉयमेंट वाली इश्यू शुरू हुई थी। अगर आप रिपॉजिटरी के बिफोर वाले सेक्शन में जाते हैं और ऐप कॉन्फ़िग स्टैटिक फाइल को देखते हैं, तो यहां आपको यही स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी दिखेगी, इंस्टेंस, जहां पर हम नया इंस्टेंस बना रहे हैं, और हमारी ऑर्डर सर्विस इस स्टैटिक रेफरेंस को सीधा अंदर से टाइटली कपल करके कॉल कर रही है। इस अप्रोच की वजह से आपको एक साथ 3 बड़े इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। पहला, इस क्लास को यूनिट टेस्ट करना एक बड़ा हेडेक बन जाता है। स्टैटिक इंस्टेंसेस को मॉक करने के लिए आपको या तो कोई गंदा हैक लगाना पड़ता है या फिर टेस्ट आइसोलेशन ब्रेक करना पड़ता है। दूसरी, ये एक कंप्लीटली हिडन डिपेंडेंसी बन जाती है, जो क्लास के कंस्ट्रक्टर सिग्नेचर में बाहर से कभी दिखती ही नहीं, बल्कि कोड के अंदर कहीं छुपकर बैठी रहती है। और तीसरा, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में अगर आपका लेजी इनिशियलाइजेशन लॉजिक एयर टाइट नहीं है, तो रन टाइम पर रेस कंडीशन का रिस्क हमेशा बना रहेगा। ध्यान से सोचिए, दिक्कत सिंगलटन के आर्किटेक्चर में नहीं है, सारी दिक्कत सिर्फ हमारे इस स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन वाले शॉर्टकट की वजह से पैदा हो रही है। इसे आप एक स्टैंडर्ड डेटाबेस कनेक्शन पूल के एग्जांपल से समझिए। अगर हर नए इनकमिंग वेब रिक्वेस्ट पर आप एक नया कनेक्शन पूल इंस्टेंशिएट करेंगे, तो आपका डेटाबेस सर्वर 2 मिनट में चोक हो जाएगा। वहां आपको स्ट्रिक्टली एक ही ऑप्टिमाइज पूल इंस्टेंस चाहिए होता है, जिसे सारी पैरेलल रिक्वेस्ट सेफली शेयर कर सकें। लेकिन इस शेयर्ड एंटिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसे पूरे कोड बेस में ग्लोबली टाइट कपल कर दें या हर फाइल को उसे डायरेक्ट एक्सेस करने का शॉर्टकट दे दें। तो इसका आर्किटेक्चरल फिक्स एकदम साफ है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर यूज कीजिए। सबसे पहले हमने एक एब्स्ट्रैक्शन बनाया, आई ऐप कॉन्फ़िग इंटरफेस। इसके बाद हम program.cs के अंदर कंटेनर को बोलते हैं ऐड सिंगलटन ऐड करने को। अब आप ऑर्डर सर्विस को देखिए। कंस्ट्रक्टर के अंदर इंटरफेस क्लीनली इंजेक्ट हो रहा है, कोड बेस में कहीं भी डॉट इंस्टेंस का हिडन शॉर्टकट नहीं बचा, और इसका डेमो आप 5 सेलेक्ट करके देख सकते हैं। मॉडर्न एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में ज्यादातर केसेस में आप खुद सिंगलटन क्लास नहीं लिखते। तो क्या इसका मतलब यह है कि ऐड सिंगलटन यूज करते ही आपका पूरा क्लास कोड ऑटोमेटिकली थ्रेड सेफ हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सबसे बड़ा न्यूएंस जो अक्सर काफी सीनियर डेवलपर्स भी प्रोडक्शन स्केल पर मिस कर देते हैं, DI कंटेनर आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट का एलोकेशन लाइफ टाइम मैनेज करके देता है, वो आपको कंकरेंसी सेफ्टी या थ्रेड सेफ्टी मुफ्त में नहीं बेचता। मान लीजिए आपने एक क्लास को सिंगलटन रजिस्टर कर दिया, पर उस क्लास के अंदर आपने एक नॉर्मल प्रिमिटिव एरे या अनप्रोटेक्टेड डिक्शनरी रख दी। जब एक बैकग्राउंड थ्रेड उस म्यूटेबल स्टेट पर राइट ऑपरेशन कर रहा होगा और दूसरा थ्रेड उसी एग्जैक्ट मिलीसेकंड पर रीड करने की कोशिश करेगा, तब आपका डेटा करप्ट हो जाएगा और अनप्रेडिक्टेबल मेमोरी एक्सेप्शंस आएंगे। वहां
कंकरेंसी को टैकल करने के लिए कंकरेंट कलेक्शंस जैसे कंकरेंट डिक्शनरी यूज करना या प्रॉपर लॉकिंग मैकेनिज्म्स लगाना पूरी तरह आपकी आर्किटेक्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमेशा याद रखिए, सिंगलटन आपको सिर्फ सिंगल इंस्टेंस की गारंटी देता है, थ्रेड सेफ्टी की नहीं। जब तक आप इस आर्किटेक्चरल बाउंड्री को नहीं समझेंगे, सिंगलटन प्रोडक्शन पर हमेशा धोखा देता रहेगा। पर एक सही थ्रेड सेफ इंप्लीमेंटेशन के साथ आपके पास एक सोल्यूशन होगा जो क्लीन यूनिट टेस्ट भी सरवाइव करेगा और हाई प्रोडक्शन ट्रैफिक भी हैंडल कर लेगा। तो चलिए अब 1 मिनट इस पूरे टॉपिक पर सॉलिड डिबेट करते हैं, क्योंकि यही एक छोटा सा सेगमेंट है जो सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज का रुख बदल देता है। एक तरफ सॉफ्टवेयर सिस्टम की जेन्युइन लाइफ टाइम जरूरत है, जैसे कनेक्शन पूल्स या कॉन्फ़िग कैशेस, जहां हमेशा एक शेयर्ड स्टेट चाहिए, और दूसरी तरफ है वही मैनुअल स्टैटिक शॉर्टकट जो क्लासेस को टाइटली कपल करके यूनिट टेस्ट लिखना लगभग नामुमकिन कर देता है। असली इंजीनियर इस माइनर फर्क को पहचानता है। हमें शेयर्ड स्टेट चाहिए, ग्लोबल एक्सेस नहीं। वीडियो कंप्लीट होने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आपका मैच्योर ओपिनियन चाहिए। आपकी इंजीनियरिंग जजमेंट में सिंगलटन एक वैलिड सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है या फिर एक डेंजरस एंटी पैटर्न? मैं सबसे लॉजिकल डेवलपर कमेंट को ऊपर पिन करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन के जरिए हमने एप्लीकेशन के अंदर शेयर्ड रिसोर्सेज को क्लीनली हैंडल करना तो सीख लिया, लेकिन अब दिक्कत आपके कोर बिजनेस लॉजिक से बाहर निकल कर आती है। कल को जब एक्सटर्नल वेंडर्स, लेगेसी सिस्टम्स या थर्ड पार्टी एसडीकेस पिक्चर में आते हैं, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता, और जैसे ही उनका डेटा शेप आपके सिस्टम से मिसमैच करता है, वहां एंट्री होती है एडेप्टर पैटर्न की। ये तब काम आता है जब दिक्कत आपके कोड के लॉजिक में नहीं होती, बल्कि बाहर से किसी थर्ड पार्टी सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट में होती है। यहां दो अलग सिस्टम्स के बीच में एक सॉलिड आर्किटेक्चरल ट्रांसलेटर का काम यही पैटर्न करता है। अडेप्टर को समझने के लिए सबसे पहले इस फंडामेंटल प्रॉब्लम को क्लियर रखिए। आपका क्लाइंट कोड एक स्पेसिफिक डेटा शेप एक्सपेक्ट कर रहा है, पर सामने वाला एक्सटर्नल सिस्टम कुछ बिल्कुल अलग ही रिस्पॉन्स भेज रहा है। जब दो सिस्टम्स डेटा कॉन्ट्रैक्ट मैच ना होने की वजह से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो बीच में हमें एक ट्रांसलेटर लेयर फिट करते हैं, और यही अडेप्टर पैटर्न है। अब इसका पेन भी हम लाइव देखते हैं अपने बिफोर वाले कोड में। मान लीजिए हमारी एप्लीकेशन को चेकआउट के बाद पार्सल्स डिस्पैच करने हैं। अब इसके शिप मेथड को देखिए। यहां पर एक गंदा इफ एल्स स्ट्रक्चर बना हुआ है। ब्लू डार्ट के लिए एक इफ, फिर डिलीवरी के लिए दूसरा एल्स इफ, ई कार्ट के लिए तीसरा, और ऐसे ही अगर नए आते गए तो इसी फाइल में इफ की लेयर ऐड होती जा रही है। इसका मतलब हर नया लॉजिस्टिक पार्टनर जोड़ने के लिए आपको इसी कोर मेथड में एक और कंडीशनल ब्रांच डालनी पड़ेगी, और हर वेंडर का अलग एपीआई स्ट्रक्चर आपके कोर बिजनेस लॉजिक के अंदर लीक होता चला जाएगा। तो इस इफ एल्स चेन का एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है? इसे आप एक स्टैंडर्ड लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर सर्विस की तरह समझिए। बाहर चाहे 10 अलग अलग डिलीवरी वेंडर्स हों, आपके कोर सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ एक स्टैंडर्ड यूनिफाइड शिप कमांड होनी चाहिए। बाकी हर वेंडर का अपना मेसी और डायनेमिक एपीआई उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे चुपचाप ट्रांसलेट होना चाहिए। तो चलिए इस पूरे ट्रांसलेशन लॉजिक को कोड के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया, आई लॉजिस्टिक्स पार्टनर, जिसमें सिर्फ एक सिंगल शिप मेथड है। ये मेथड हमारे डोमेन मॉडल का पार्सल लेगा और एक क्लीन ट्रैकिंग आईडी रिटर्न करेगा। अब आप ब्लू डार्ट अडेप्टर को देखिए। ये क्लास आई लॉजिस्टिक्स पार्टनर को क्लीनली इंप्लीमेंट करता है, पर बैकग्राउंड में ये ब्लू डार्ट की उसी पुराने लेगेसी क्रिएट असाइनमेंट एपीआई को कॉल करती है और उसके मैसेज रिस्पॉन्स को हमारे डोमेन फ्रेंडली ट्रैकिंग आईडी में मैप कर देती है। इसका मतलब सारा ट्रांसलेशन लॉजिक सिर्फ इस अडेप्टर के अंदर ही लॉक होकर रह जाता है, और ऐसे ही बाकी अलग अलग वेंडर्स के खुद के अडेप्टर्स होंगे। अब इसका फाइनल पीस देखिए, हमारी शिपिंग सर्विस। इस कोर क्लास को दूर दूर तक कोई फर्क नहीं पड़ता बैकग्राउंड में ब्लू डार्ट चल रहा है या डिलीवरी, क्योंकि उसे सिर्फ आई लॉजिस्टिक पार्टनर एब्स्ट्रैक्शन से मतलब है। इसका डिस्पैच मेथड अब सिर्फ एक लाइन का बचा है, पार्टनर डॉट शिप। कल को अगर कोई नया वेंडर भी आता है तो हमारी कोर सर्विस को टच भी नहीं करना पड़ेगा, बस एक नया अडेप्टर रजिस्टर कीजिए और काम खत्म। अब यहां पर एक बड़ा ही नेचुरल सवाल आता है,
अगर हर लॉजिस्टिक्स पार्टनर का अपना अलग अडेप्टर है, तो डायनेमिक इनकमिंग ऑर्डर के लिए कौन सा पैटर्न रन टाइम पर इंजेक्ट होगा, ये डिसीजन कौन लेगा? याद रखिए, ये काम अडेप्टर पैटर्न का बिल्कुल नहीं है। अडेप्टर का काम सिर्फ ट्रांसलेट करना है, सेलेक्ट करना नहीं। सही पार्टनर चूज करना हमारे पार्ट 1 वाले फैक्ट्री पैटर्न या डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर का काम है, जो रन टाइम पर सही इंप्लीमेंटेशन क्लीनली इंजेक्ट करके दे देते हैं। ठीक है, इसे भी हम कंसोल पर देख सकते हैं। डोमेन ड्रिवन डिजाइन के अंदर इस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को हम एंटी करप्शन लेयर बोलते हैं। इसका कोर आर्किटेक्चर वही है कि बाहर की बिखरी हुई दुनिया का अनएक्सपेक्टेड चेंज या एपीआई कॉन्ट्रैक्ट फेलियर आपके क्लीन इंटरनल बिजनेस लॉजिक को टच ना कर सके। यहां एज एन आर्किटेक्ट आप सिर्फ एक स्टैंडर्ड एपीआई इंटीग्रेशन नहीं लिख रहे होते हो, आप बेसिकली सिस्टम का फेलियर ब्लास्ट रेडियस कंटेन कर रहे होते हैं। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में अडेप्टर पैटर्न कब इंप्लीमेंट करना है और कब बिल्कुल अवॉइड करना है, ये क्लियर बाउंड्री लाइंस आपको पता होनी चाहिए। अडेप्टर आपको स्ट्रिक्टली तब चाहिए जब सामने वाले सिस्टम के कोड या कॉन्ट्रैक्ट पर आपका कोई कंट्रोल ना हो, जैसे कोई थर्ड पार्टी SaaS वेंडर्स, एक्सटर्नल बैंकिंग एसडीकेस या लेगेसी इंटरनल सिस्टम्स जिनका कोड अब मेंटेन नहीं होता। लेकिन अगर दोनों मॉड्यूल्स आपके अपने कोड बेस के अंदर चल रहे हैं, तो वहां जबरदस्ती एब्स्ट्रैक्ट लेवल्स बढ़ाने के लिए अडेप्टर मत बनाइए। सीधा एक क्लीन कॉमन इंटरफेस डिजाइन कीजिए और उन दोनों इंटरनल सबसिस्टम्स को उसी टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट पर अलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये लाइन एक हमेशा याद रखना, अडेप्टर इज अ ब्रिज बिटवीन टू वर्ल्ड्स यू डू नॉट कंट्रोल। अडेप्टर ने एक्सटर्नल सिस्टम्स का शेप ट्रांसलेट कर दिया और वेंडर साइड इंपैक्ट एरिया को एक फाइल तक लिमिट कर दिया। लेकिन अब सोचिए, जोमैटो या IRCTC जैसा फ्लो, जहां बुक नाउ पर एक टैब के पीछे सीट पेमेंट, PNR, नोटिफिकेशन सब चलता है, वो अपने खुद के सब सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करने की प्रॉब्लम अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सीरीज के आखिरी पैटर्न को, फसाड पैटर्न। ये डिजाइन पैटर्न पूरी 2 पार्ट सीरीज का एक परफेक्ट ऑर्केस्ट्रेशन कैप है, जहां बैकएंड कॉम्प्लेक्सिटी हमारे कॉलर कंट्रोलर से क्लीनली एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, हालांकि रियल सिस्टम आर्किटेक्चर से पूरी तरह एलिमिनेट नहीं होती। तो हमेशा की तरह इसका भी पहले बिफोर वाला कोड देखते हैं। बुक टिकट मेथड में ही सीट बुकिंग, फेयर कैलकुलेशन, पेमेंट प्रोसेसिंग, PNR जनरेशन और SMS अलर्ट्स सब कुछ एक ही जगह है। और इस स्ट्रक्चरल मेस की वजह से कल को अगर आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का सपोर्ट ऐड करना हो, तो आपको इस पूरे टेस्टेड ब्लॉक को दोबारा छेड़ना पड़ेगा। और इसी गंदी टाइट कपलिंग को तोड़ने के लिए यूज होता है फसाड पैटर्न। गैंग ऑफ 4 की सिंपल डेफिनेशन है, एक कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम के सामने एक सिंप्लीफाइड और यूनिफाइड इंटरफेस रख देना। जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर टिकट बुक करते हैं, तो आपको बाहर से सिर्फ एक क्लीन सिंगल विंडो दिखती है, पर बैकएंड पर इंटरनल माइक्रो सर्विसेज और हेवी एल्गोरिदम्स का एक पूरा जाल होता है। फसाड का काम कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करना नहीं, बल्कि उस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को एक साफ सुथरी सिंगल बाउंड्री के पीछे छुपा देना है, ताकि बाहर की दुनिया के लिए एंट्री पॉइंट एकदम सिंपल रहे। चलिए इस ऑर्केस्ट्रेशन लेयर को कोड में देखते हैं। हमारी बुकिंग फसाड अब सारे डाउनस्ट्रीम सबसिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करेगी। पहले सीट रिजर्व करना, फिर पेमेंट चार्ज करना, PNR जनरेट करना और एंड में नोटिफाई करना। ये प्रॉपर ऑर्डरली सीक्वेंस, जिससे आपके कंट्रोलर का सारा बोझ इस फसाड बाउंड्री के पीछे क्लियरली छुप जाता है। लेकिन यहाँ एक आर्किटेक्ट लेंस जरूरी है। अगर पेमेंट सक्सेस के बाद PNR जनरेशन फेल हो जाता है, तो फसाड अकेले रोल बैक नहीं संभाल सकता। उस डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन के लिए आपको सागा पैटर्न या ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स डिजाइन करना पड़ेगा। अब इसका क्लीन इंपैक्ट अपने कंट्रोलर लेयर पर देखिए। आपका जो कंट्रोलर एंडपॉइंट पहले 300 लाइन का हैवी ब्लॉक के साथ स्ट्रगल कर रहा था, अब वो सिर्फ एक क्लीन लाइन का बचा है, जो सीधा फसाड का बुक टिकट मेथड को रिक्वेस्ट डेलीगेट कर देता है। ठीक है, स्क्रीन पर इस लेआउट को देखिए। लेफ्ट साइड पे आपका कंट्रोलर है, एक सिंपल एंट्री वे। बीच में है बुकिंग फसाड, जो बेसिकली एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहा है। और राइट साइड पर आपके कोर कंपोनेंट्स, सीट सर्विस, पेमेंट सर्विस, PNR सर्विस और नोटिफिकेशन इंजन्स। हमेशा याद रखिए, फसाड खुद कोई बिजनेस लॉजिक या कैलकुलेशन एग्जीक्यूट नहीं करता, ये सिर्फ ऑर्डर्स को कोऑर्डिनेट करता है, यानी ये रास्ता दिखाने वाला नेविगेटर है।
खुद गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं। कोर लॉजिक हमेशा डाउनस्ट्रीम सर्विसेज के पास ही रहना चाहिए। पर यहाँ एक आर्किटेक्चरल वार्निंग है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना है। काफी बार डेवलपर्स फसाड को एक कन्वीनियंट डंपिंग ग्राउंड बना देते हैं, सारा रैंडम बिजनेस लॉजिक उठाकर उसी एक क्लास में ठूस देना, जिससे वो फसाड खुद एक गंदा गॉड ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसीलिए एक थंब रूल याद रखिए, फसाड का काम सिर्फ डेलीगेशन और ऑर्केस्ट्रेशन है। कोर डोमेन कैलकुलेशन हमेशा डाउनस्ट्रीम मॉड्यूल्स का ही रहेगा। अब आते हैं दूसरी और सबसे बड़ी दिक्कत पर। फसाड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर ट्रांजैक्शनल कंसिस्टेंसी की गारंटी बिल्कुल नहीं देता। इस डेमो कोड में हमने चीजों को सिंपल रखने के लिए पहले कार्ड चार्ज किया और फिर पीएनआर बनाया, पर हाई स्केल प्रोडक्शन पर यह सीक्वेंस एक डिजास्टर है। मान लीजिए सीट रिजर्व हुई, यूजर का पैसा कट गया, पर पीएनआर जनरेट होते वक्त सिस्टम क्रैश हो गया, कस्टमर का बैलेंस भी गया और टिकट भी नहीं मिली। एक अच्छा इंजीनियर पहले रिसोर्स को पेंडिंग या लॉक स्टेट में डालता है, फिर प्रोसेसिंग कंफर्म करता है। इस मल्टी सर्विस कंसिस्टेंसी को संभालने के लिए फसाड अकेला काफी नहीं है। वहां आपको प्रॉपर रिट्राइज, ट्रांजैक्शनल आउटबॉक्स या सागा कोऑर्डिनेटर लगाना ही पड़ेगा। तो इसका ऑनेस्ट आर्किटेक्चरल टेक अवे यही है, फसाड कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को क्लीनली एब्स्ट्रैक्ट जरूर करता है, पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कंसिस्टेंसी का झंझट सॉल्व नहीं करता। और यही एक फाइन लाइन है जो एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर और जूनियर डेवलपर से अलग करती है। वैसे बड़े एंटरप्राइज सिस्टम्स के कंट्रोलर्स हमेशा बोरिंग और लाइट वेट ही दिखते हैं, और उनका बोरिंग दिखना ही उनके आर्किटेक्चर की रियल सक्सेस है। अब हमने फसाड को अच्छे से समझ लिया, लेकिन सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज में असली झंझट अब शुरू होती है, जब इंटरव्यूअर्स उन पैटर्न्स पर आते हैं जो एक जैसे लगते हैं और लोग अक्सर उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एडेप्टर वर्सेस फसाड और डेकोरेटर वर्सेस एडेप्टर। चलिए इनके बीच के स्ट्रक्चरल डिफरेंस को एक एक करके क्लियर करते हैं। तो इनमें हम पहले डिस्कस करते हैं एडेप्टर वर्सेस फसाड। दोनों ही पैटर्न्स पीछे चल रहे कोड को रैप करते हैं और आपके कंट्रोलर के लिए एग्जीक्यूशन सिंपल बनाते हैं, पर दोनों के पीछे का असली मकसद बिल्कुल अलग होता है। एडेप्टर पैटर्न को तब यूज करते हैं जब सामने कोई एक्सटर्नल पार्टनर एपीआई या लेगेसी डिपेंडेंसी हो जिसका इंटरफेस आप कंट्रोल नहीं करते, यानी ये इंटरफेस का शेप बदलता है। फसाड पैटर्न का फोकस आपके खुद के इंटरनल सबसिस्टम्स पर होता है। कोड पूरी तरह आपका ही है, पर वो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है और कॉम्प्लेक्स है, यानी ये केओस को कम करता है। अब चलते हैं सबसे ट्रिकी और एडवांस जोड़ी पर, डेकोरेटर वर्सेस एडेप्टर। ये दोनों ही पैटर्न्स ऑब्जेक्ट कंपोजिशन का यूज करते हैं और टारगेट ऑब्जेक्ट को रैप करते हैं, इसीलिए लोग इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा यहां फंसते हैं। डेकोरेटर पैटर्न में रैप करने के बाद भी आपका एक्सटर्नल इंटरफेस एकदम सेम रहता है। आई बिल कॉन्ट्रैक्ट को रैप करने के बाद भी आपको बाहर आई बिल ही मिलता है, बस उसके अंदर नई कैपेबिलिटीज ऐड हो जाती हैं। और एडेप्टर पैटर्न में ये रैप करते ही आपका इंटरफेस पूरी तरह बदल देता है, क्योंकि उसे दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को आपस में मैच करवाना होता है। आप इंटरव्यूज में कंफ्यूज ना हो तो आप इस चीट शीट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए। तो चलिए अब पूरी पिक्चर क्लियर है। इन सातों पैटर्न्स ने घुमा फिरा कर आखिर में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दिया है, जब कल सुबह कोड बेस में कोई नया बिजनेस चेंज आएगा तो क्या आपको पहले से चल रहे टेस्टेड प्रोडक्शन कोड को खोलकर एडिट करना पड़ेगा, या आप चुपचाप एक नई क्लास ऐड करके निकल जाएंगे। असली हीरो कोई कॉन्क्रीट क्लास नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट्स थे। आई पेमेंट स्ट्रेटेजी, आई बिल, आई लॉजिस्टिक्स पार्टनर, आई ऐप कन्फिग। हमने असल में 7 पैटर्न्स नहीं सीखे, चेंज को कंट्रोल करने के 7 तरीके सीखे हैं। आर्किटेक्ट वो नहीं जो ज्यादा कोड लिखता है, आर्किटेक्ट वो है जो कल के चेंज को आज क्लीनली आइसोलेट करता है। लेकिन हमारे ये डिजाइन पैटर्न्स का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। अगले वीडियो में हम बात करेंगे CQRS पैटर्न की, कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। लेकिन ये वीडियो मैं तभी लेके आऊंगा जब आप सही में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर आपको प्रोडक्शन रियलिटीज के साथ CQRS सीखना है तो कमेंट्स में लिखिए CQRS। अगर 200 से ज्यादा CQRS कमेंट्स आते हैं तो ये वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। नहीं तो अब हम वापस चलेंगे अपने पेपर टू प्रोडक्शन सीरीज में, जहां हम सिस्टम डिजाइन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, रिपॉजिटरी क्लोन करिए या कोड फोक कीजिए, और अगर यूजफुल लगे तो स्टार भी कर लीजिए।
मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ वीडियो मत देखिए, खुद रेपो क्लोन कीजिए, खुद टर्मिनल ओपन कीजिए, लॉग्स पढ़िए, कोड को ब्रेक कीजिए और फिर समझिए। आर्किटेक्चर असल में सिस्टम को तोड़ने और दोबारा जोड़ने से ही सीखी जाती है। और अगर इस 2 पार्ट की सीरीज ने आपके कोड को देखने का नजरिया को थोड़ा भी बदला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आप सीरियसली डेवलपर से आर्किटेक्ट की तरफ ट्रांजिशन का सोच रहे हैं और आपको स्ट्रक्चर्ड रोड मैप की जरूरत है तो आप desiarchitect.com में जाके वेटलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज दीपक मिश्रा, द देसी आर्किटेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।